हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। देखिए दोस्तों, अब जो आपकी एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ गई है, उसके लिए बहुत ही कम समय रह गया है। तो अब अपनी पढ़ाई को दोस्तों बिल्कुल भी यानी ढीलापन नहीं देना है पढ़ाई के अंदर। इस अपनी जो हमारी स्टडी है इसको कंटिन्यू रखते हुए दोस्तों आपको एग्ज़ाम तक बहुत ही अच्छी तैयारी कर लेनी है। और दोस्तों अब हमारा जो समय बचा हुआ है इसके अंदर आपको प्रैक्टिस की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने लगभग यानी दोस्तों अधिकतर आने वाले जो चैप्टर हैं उनकी जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू हो वो करवा दी है। और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए दोस्तों आज मैं आपके लिए हमारा जो नाभिकीय भौतिकी है उसका पार्ट नंबर 4 लेकर के आ गया हूँ। इसके जो पहले वाले 3 पार्ट हैं उसके अंदर हमने इसके 61 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम अपन करेंगे 62वें क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा आज का जो 62वां क्वेश्चन है वो आपके सामने है और इसमें आपसे पूछा गया है कि जो हमारे रेडियोधर्मी तत्व होता है वो क्या उत्सर्जित नहीं करता है। दोस्तों आपको बताना है कि हमारा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, जो रेडियोधर्मी तत्व होता है, वो आपको बताना है कि कौन से कण को उत्सर्जित नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन को, हीलियम नाभिक को, पॉजिट्रॉन को या प्रोटॉन को। तो दोस्तों आपको याद रख लेना है कि जो हमारा रेडियो यानी धर्मी तत्व होता है वो कभी भी प्रोटॉन को उत्सर्जित नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं हमारा जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है उससे एक तो बीटा कण उत्सर्जित होता है, एक एल्फा कण उत्सर्जित होता है, एक गामा होता है। तो गामा तो दोस्तों हमारा वैसे ही एनर्जी का रूप होता है। जब दोस्तों हमारा जब बीटा माइनस यदि उत्सर्जित हो रहा है तो वह इलेक्ट्रॉन का रूप होता है। जब यानी दोस्तों बीटा प्लस उत्सर्जित हो रहा है तो दोस्तों यह हमारा पॉजिट्रॉन के रूप में उत्सर्जित होता है। यदि एल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो एल्फा होता है वो हीलियम नाभिक का ही कण होता है। यानी जो हमारा हीलियम होता है उसी का नाभिक हमारा हीलियम एल्फा कण होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन देखते हैं कि जो हमारा रेडियोधर्मी तत्व होता है उससे इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन एवं हीलियम तीनों उत्सर्जित होते हैं। लेकिन दोस्तों प्रोटॉन कभी भी उत्सर्जित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आपको जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा प्रोटॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, यानी आज का जो 63वां क्वेश्चन वो आपके सामने है। इसमें आपसे पूछा गया है कि बीटा ऋणात्मक 6 में, यानी दोस्तों हमारा जो बीटा माइनस होता है उसके अंदर आपको बताना है कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है या नाभिक में पूर्व से उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं या नाभिक के 6 में न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं या आंशिक बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के रूप में स्थानांतरित होती है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा कोई भी एक नाभिक है या जो रेडियो यानी एक्टिव तत्व है इससे दोस्तों हमारा कोई भी यानी बीटा माइनस उत्सर्जित हो रहा है तो हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो आपको बताना कि जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों वो कहाँ से आता है। दोस्तों आपने पढ़ा कि हमारा जो नाभिक होता है उसके अंदर केवल न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन ही पाए जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है ये कहाँ से उत्सर्जित होता है, परमाणु से। यानी दोस्तों हमारा जो परमाणु के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये उत्सर्जित होता है या इसके नाभिक में पहले से यानी दोस्तों कोई उत्सर्जित होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं या कौन से उत्सर्जित होते हैं यह आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना यानी नाभिक में पहले से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रॉन दोस्तों यानी कि हमारा प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में और दोस्तों हमारा जो न्यूट्रिनो कण होता है इन तीनों में यानी टूट जाता है। यानी जैसे ही एक न्यूट्रॉन दोस्तों इन तीनों कणों में टूट जाएगा तो हमारा एक प्रोटॉन तो बढ़ जाता है और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहर उत्सर्जित होता है। यानी दोस्तों हमारा जो बीटा माइनस होता है, यानी जो बीटा माइनस होता है 6 होता है बीटा माइनस का, उसके अंदर क्या होता है कि जो एक न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है और जो ये इलेक्ट्रॉन है दोस्तों यही हमारा उत्सर्जित होता है। तो इस प्रकार से याद रखना दोस्तों हमारा जो बीटा ऋणात्मक 6 होता है उसके अंदर क्या होता है कि नाभिक के 6 में न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। यानी दोस्तों हमारा जो न्यूट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है और उसके बाद में नाभिक से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। दोस्तों याद रखना कभी भी हमारा नाभिक में पहले से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और दोस्तों हमारे जो ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित नहीं होते हैं बल्कि नाभिक में से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी जो न्यूट्रॉन होता है उसी से ही हमारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब देखते हैं आपके लिए 64वां क्वेश्चन है। जो 64 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको दिया हुआ है कि रेडियो एक्टिव नाभिक उत्सर्जित कर सकता है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो हमारा रेडियो एक्टिव नाभिक होता है वो उत्सर्जित कर सकता है एल्फा बीटा गामा कोई भी केवल एक कण या एल्फा बीटा गामा तीनों क्रम के बाद में यानी क्रम में एक के बाद एक या तीनों एक साथ या केवल एल्फा एवं बीटा एक साथ करता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कोई भी आपका जो रेडियो एक्टिव नाभिक है दोस्तों वह एक एल्फा कण को उत्सर्जित करता है, बीटा कण भी उत्सर्जित होता है और गामा भी। तो आपको बताना है कि दोस्तों हमारा जो रेडियो एक्टिव नाभिक है वो केवल यानी कोई भी एक कण को उत्सर्जित करता है या तीनों को ही दोस्तों एक एक करके उत्सर्जित करता है या तीनों को साथ करता है। तो दोस्तों आपको याद रख लेना है कोई भी दोस्तों हमारा एक रेडियो एक्टिव तत्व है वो कभी भी यानी दोस्तों कोई भी यानी तीनों कणों को उत्सर्जित नहीं करता है। दोस्तों एक हमारा जो रेडियो एक्टिव तत्व है तो है वो केवल एक ही यानी कण को यानी उत्सर्जित करता है
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी अल्फा बीटा गामा कोई भी केवल एक कण। यानी दोस्तों हमारे जो अलग अलग नाभिक होते हैं वो अलग अलग कणों को उत्सर्जित करते हैं, कोई हमारा अल्फा करता है, कोई बीटा करता है। और दोस्तों अल्फा और बीटा के साथ यानी दोस्तों एनर्जी होती है वो हमारी गामा किरण होती है। तो इस प्रकार से याद रखना, जो हमारा केवल एक नाभिक होता है वो केवल एक ही कणों को उत्सर्जित करता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो 65 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि 20 सेंटीमीटर मोटी स्टील की चादर से पारगमित हो सकती है। दोस्तों आपको क्या पूछा गया कि आपके पास कोई एक 20 मीटर की स्टील की यानी मोटी चादर है, इससे कौन सी किरण पारगमित हो सकती है, वो आपको बताना है कि अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या पराबैंगनी किरणें। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे दोस्तों गामा किरणें होती हैं, उसकी जो तरंग यानी आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वह अल्फा, बीटा एवं पराबैंगनी तीनों से अधिक होती है। तो दोस्तों जिसकी यानी आवृत्ति का मान, फ्रीक्वेंसी का मान अधिक होता है, उसकी भेदन क्षमता भी अधिक होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी गामा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होगी, तो यह यानी दोस्तों जो हमारे 20 सेंटीमीटर की मोटी स्टील है इसको यानी यह पारगमित कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 66 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि मूल रेडियो एक्टिव का 5 अर्धायुकाल के पश्चात कितना प्रतिशत शेष बचता है। दोस्तों आपको बताना है कि हमारा कोई एक नाभिक है यानी कोई एक रेडियो एक्टिव है, इसका 5 अर्ध आयु के पास आपको बताना है कि कितना प्रतिशत बचता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, आप इसको डायरेक्ट भी यानी कर सकते हैं कि दोस्तों अपन जानते हैं यदि हमारा इसके अंदर 100 नाभिक हैं तो दोस्तों हमारा जो एक अर्धायु के पश्चात यानी इसके आधे हो जाते हैं 50 है, यानी दोस्तों दूसरा अर्धायु होगा तो उसके अंदर कितने बच जाएंगे 25, यानी इसके भी आधे जाते हैं। और दोस्तों हमारा जो तीसरा अर्धायु होगा उसके अंदर क्या होंगे, इसके भी हाफ हो जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे 12.5 हो जाएंगे। और दोस्तों हमारा जो चौथा अर्धायु होगा उसके अंदर क्या होगा कि इसके भी हाफ हो जाएंगे कि 16 पॉइंट, यानी दोस्तों 12.5 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 6 पॉइंट के 25 हो जाएगा। और दोस्तों हमारा जो पांचवा अर्धायु होगा उसके अंदर इसके भी आधे हो जाएंगे, तो इसका भी हाफ कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा हो जाएगा 3.125 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो 5 अर्धायु के पश्चात यानी दोस्तों हमारा जो कितने प्रतिशत यानी हमारा जो रेडियो एक्टिव पदार्थ बचेगा वो कितना प्रतिशत बच जाता है हमारा 3.125 है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यदि दोस्तों आपको इसका जो फॉर्मूला याद है, हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो n इक्वल टू होता है वो n नॉट इंटू 1/2 की पावर हमारी कितनी होती है, टी अपॉन में टी होता है। तो दोस्तों हमें क्या दिया हो कि यदि हमारा 5 अर्धायु काल है, नहीं दोस्तों हमारा 5 अर्धायु काल का मतलब है टी का मान आपको कितना दिया हुआ है 5t दिया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों टी का मान यदि अपन 5t रखेंगे तो हमारा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और जो n इक्वल टू में बच जाता है वो कितना बच जाता है n नॉट यानी अपॉन में 1/2 की पावर 32 और यानी 1/2 की पावर दोस्तों यहाँ पर सॉरी 5 बचेगा। और यदि अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो n नॉट अपॉन में 1/2 की पावर यानी अपॉन में जाएगा 32 यानी 1/2 की पावर, यानी यदि अपन 5 करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 32 से। यदि इसको यदि परसेंटेज में निकालेंगे तो अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 को यदि अपन 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 3.125 निकलेगा दोस्तों, यदि 100 को 32 से डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों आपको इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 67 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणें होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें या नाभिक के चारों ओर कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन या नाभिक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण या उदासीन कण। दोस्तों याद रखना, जो हमारा कोई भी नाभिक होता है उसे जो बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, बीटा कण क्या होता है कि दोस्तों हमारा कोई भी नाभिक होता है उसे उत्सर्जित आवेशित कण होते हैं, या तो दोस्तों हमारा प्रोजिट्रॉन होता है या इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों याद रखना इस यानी हमारा जो बी वाला ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन यानी गतिशील होते हैं वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। दोस्तों ये हमारा बिल्कुल गलत है। दोस्तों याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर यानी गतिशील होते हैं वो कभी भी उत्सर्जित नहीं होते हैं। जो उत्सर्जित होते हैं वो हमारा जो नाभिक होता है उसी के अंदर से आवेशित कण उत्सर्जित होते हैं। यदि दोस्तों हमारा जो यानी हमारा कोई एक प्रोटॉन है, यदि वह यानी लुप्त हो रहा है तो वह क्या होता है कि प्रोटॉन एवं हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें टूट जाता है, और यहाँ से दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रॉन या जो आवेशित कण है ये हमारा उत्सर्जित होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 68 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ कि रेडियो पदार्थ द्वारा अल्फा किरणें हैं। दोस्तों हमें बताना कि जो हमारा रेडियो पदार्थ है उसके द्वारा जो अल्फा किरणें उत्सर्जित होते हैं वो आपको बताना है क्या होती हैं। ऋणावेशित कण है, या आयनित हाइड्रोजन नाभिक है, या द्वि आयनित हीलियम नाभिक है, या प्रोटॉन के समान यानी द्रव्यमान के अनावेशित कण है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं हमारा जो अल्फा कण होता है वो एक हीलियम का नाभिक होता है यानी 2EHF यानी 4 होता है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा अल्फा कण होता है उसके अंदर यानी दोस्तों हमारे जो ही
दो ही प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो परमाणु क्रमांक वो हमारा 2 जाता है और द्रव्यमान संख्या वो इन दोनों का योग कितनी हो जाती है 4। तो इस प्रकार से दोस्तों अल्फा कण होता है वो हमारा एक नाभिक यानी जो हीलियम नाभिक होता है उसी का ही एक नाभिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको जो 69 क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ कि एक परमाणु भार ए है तथा परमाणु संख्या जेड है। यह बीटा कण उत्सर्जित करता है तो किस परिणामी नाभिक का परमाणु भार होगा। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारा कोई भी एक नाभिक है जिसका दोस्तों हमारा जो परमाणु क्रमांक है वो आपको जेड दिया हुआ है और परमाणु भार ए दिया हुआ है। और आपको बताना है कि दोस्तों यदि इससे एक बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है तो आपको बताना है कि यानी यह किस प्रकार से यानी चेंज होगा। तो दोस्तों याद रखना कभी भी हमारा बीटा कण उत्सर्जित होता है तो दोस्तों हमारा जो ए का मान होता है वो तो हमारा नियत रहता है। यदि हमारा बीटा प्लस उत्सर्जित हो रहा है तो दोस्तों जेड प्लस 1 हो जाता है और यदि बीटा माइनस उत्सर्जित होता है तो हमारा जेड माइनस 1 होता है। दोस्तों याद रखना बीटा कण उत्सर्जित होता है तो हमारी जो द्रव्यमान संख्या वो है वो हमारी अपरिवर्तित रहती है, लेकिन जो परमाणु का क्रमांक है वो एक बढ़ जाता है या एक कम हो जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको कौन सा हो जाएगा, वो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो द्रव्यमान संख्या होगी वो तुम्हारी नियत रहेगी यानी पहले के समान ए ही रहेगी, लेकिन जो परमाणु क्रमांक होगा दोस्तों हमारा एक अधिक हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो हमारा 70 क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि रेडियोधर्मिता की खोज की थी। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो रेडियो एक्टिविटी है इसको किसने डिस्कवर किया था, इसकी खोज किसने यानी कौन से वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों इसके वैज्ञानिक ने याद रखना इसका जो वैज्ञानिक है वो हमारा है बेकेरेल। यानी रेडियो धर्मिता है उसके जो खोज करने वाले वैज्ञानिक है वो कौन से हैं, बेकेरेल। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। और दोस्तों याद रखना यदि ये पूछ लिया जाए जो हमारा रेडियो एक्टिविटी होती है उसकी यानी दोस्तों यूनिट क्या होती है यानी मात्रा क्या होता है, तो दोस्तों याद रखना वो भी हमारा बेकुरल ही होती है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यानी बेकुरल ने। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो 71 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक लैम्डा है तो उसकी अर्ध आयु तथा मध्य आयु है। दोस्तों आपको बताना कि यदि हमारा क्षय नियतांक है वो आपको लैम्डा दिया हुआ है तो आपको बताना कि हमारे दोस्तों जो यानी मध्य आयु है टी एवं दोस्तों हमारा जो अर्ध आयुकाल है यानी टी हाफ ये आपको बताना है दोनों किस प्रकार से होंगी। तो दोस्तों याद रखना यदि हमारा क्षय नियतांक यानी लैम्डा है तो माध्य आयु का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों डायरेक्ट होता है 1 में लैम्डा। और दोस्तों जो माध्य आयु यानी जो हमारा अर्ध आयु का जो फॉर्मूला होता है टी हाफ का वो याद रखना वो हमारा होता है log E2 में लैम्डा। या दोस्तों अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.639 में लैम्डा यानी 0.693 ये हमारा होता है 693 0.693 में लैम्डा। तो दोस्तों ये दोनों फॉर्मूले हैं आपको याद रखना होगा। जो हमारी माध्य आयु का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1 में लैम्डा और जो यानी अर्ध आयु का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है log E2 में लैम्डा अपॉन या इज इक्वल टू होता है 0.693 में लैम्डा। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि नहीं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, क्योंकि दोस्तों मैं पहले अर्धायु पूछी है तो मैंने आपको बताया कि जो अर्धायु का फॉर्मूला ये होता है और माध्य आयु का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1 में लैम्डा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो 72 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा यानी भेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में है। दोस्तों आपको बताना कि यहाँ पर आपको तीनों यानी कण दिए हुए हैं अल्फा बीटा एवं गामा। तो आपको बताना कि कौन सा यानी तीनों का ऐसा क्रम है जिसके अंदर हमारे दोस्तों भेदन क्षमता हो बढ़ते क्रम में दी हुई हो। तो दोस्तों याद रखना जो हमारी भेदन क्षमता होती है दोस्तों वो गामा किरणों की सबसे अधिक होती है, उससे कम होती है हमारी जो हमारे बीटा किरण होती हैं उनकी, और सबसे कम होती है अल्फा कण की। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं अल्फा कण का जो भार है वो सबसे अधिक है यानी कि इसका जो द्रव्यमान संख्या 4 होती है और दोस्तों बीटा के अंदर कोई भी द्रव्यमान संख्या नहीं होती है, लेकिन इस पर दोस्तों परमाणु क्रमांक 1 होता है और दोस्तों गामा होता है वो हमारा एनर्जी का रूप होता है। तो इस क्रम से दोस्तों आप याद रख सकते हैं यानी जो हमारे क्रम होता है ये तीव्रता का बढ़ता हुआ क्रम है, जो फ्रीक्वेंसी का बढ़ता क्रम होगा वही हमारा भेदन क्षमता का भी बढ़ता क्रम होगा। तो सबसे कम भेदन क्षमता हमारी गामा यानी अल्फा किरणों की होती है, उससे कम होती है बीटा की, और सबसे अधिक होती है यानी दोस्तों भेदन क्षमता वो किसकी होती है हमारी गामा किरणों की। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यानी अल्फा बीटा गामा। दोस्तों याद रखना यही हमारा बढ़ता क्रम होता है। जो भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है वो गामा किरणों की होती है, उससे कम होती है बीटा की, और उससे सबसे कम होती है अल्फा की। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो 73 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि रेडियोधर्मिता होती है। दोस्तों आपको बताना कि हमारी जो रेडियोधर्मिता होती है वो किस अनुक्रमणीय प्रकृति होती है, या स्वखंडित होने वाली प्रक्रिया होती है, या स्वतः प्रक्रिया होती है, उपरोक्त सभी। दोस्तों याद रखना जो हमारी रेडियोधर्मिता जो रेडियो एक्टिविटी यानी प्रोसेस होती है वो स्वतः
यानी खंडित होने वाली प्रक्रिया होती है, यानी स्वतः प्रक्रिया होती है। क्योंकि दोस्तों ये यानी जो हमारा कोई अस्थायी नाभिक होता है, उससे स्वतः ही अल्फा एवं बीटा जो कण होते हैं, वो हमारा इनमें से कोई सा भी कण होता है दोस्तों, वो रेगुलर उत्सर्जित हो रहता है। और उसके बाद में क्या होता है कि ये हमारा एक स्थायी नाभिक में यानी कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से याद रखना दोस्तों, हमारी रेडियोधर्मिकता होती है वो स्व खंडित होने वाली प्रक्रिया, स्व प्रक्रिया होती है। और दोस्तों यह अनुत्क्रमणीय भी होती है। यानी कोई अस्थायी नाभिक है दोस्तों हमारे, यदि वह स्थायी नाभिक में चेंज हो गया है, तो यह दोबारा से अस्थायी नहीं बनेगा। क्योंकि दोस्तों जब तक इसको यानी अपन को यानी बौछार नहीं कराएंगे, तब तक यह अस्थायी नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से याद रखना दोस्तों, यह उत्क्रमणीय नहीं होती है, बल्कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अनुत्क्रमणीय का मतलब है यानी दोस्तों यह दोबारा से यानी वापस चेंज नहीं होने वाली। यदि इससे यह हमारा यह बन गया, तो इससे दोबारा यह नहीं बनेगा। यदि यह बन जाता है, ये हमारी उत्क्रमणीय हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये हमारी अनुत्क्रमणीय है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं आपके लिए 74वां क्वेश्चन है। जो 74 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु निर्भर करती है। दोस्तों आपको बताने कि हमारा जो रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु होती है, या इसका जो यानी हाफ पीरियड होता है, वो आपको बताना हाफ पीरियड होता है, वो किस पर निर्भर करता है? उपस्थित द्रव्य के द्रव्यमान पर, ताप पर, दाब पर, या तत्व की प्रकृति पर। तो दोस्तों याद रखना आपको, जो हमारी रेडियो धर्मिता होती है, जो रेडियो एक्टिविटी होती है, वह पदार्थ की यानी दोस्तों प्रकृति होती है, उस पर निर्भर करती है। बल्कि उस पर दोस्तों ताप एवं दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एवं उपस्थित द्रव्यमान है उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है, वो log E2 अपॉन में लैम्डा होता है। यानी दोस्तों हमारा जो लैम्डा होता है, वह केवल हमारे जो पदार्थ की जो प्रकृति होती है उस पर निर्भर करता है। एक पदार्थ की जो लैम्डा का मान होता है, वो सभी यानी समय के लिए समान होता है। तो इस प्रकार से याद रखना, जो हमारी जो अर्धायु होती है, वह केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका जो 75 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव क्षय नहीं होता है। दोस्तों आपको बताना कि ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिव है जो यानी हमारा रेडियो एक्टिव क्षय नहीं होता है? प्रोजेट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन संयुग्मन, या संलयन, या एल्फा क्षय। दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, संलयन। क्योंकि दोस्तों संलयन के अंदर क्या होता है कि दोस्तों हमारे जो कोई दो छोटे छोटे नाभिक होते हैं, वो मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं दोस्तों। यानी हमारा एल्फा क्षय नहीं होता संलयन, बल्कि दोस्तों प्रोजेट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन जो एल्फा है, वो तीनों ही हमारे नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी संलयन। यानी दोस्तों हमारा जो संलयन होता है, वो रेडियो एक्टिव क्षय नहीं होता है, बल्कि यानी दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि दो छोटे छोटे नाभिक होते हैं, वो मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। तो अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो 76 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है कि क्यूरी मात्रक है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो क्यूरी होता है, वो किसका मात्रक होता है? लंबाई का होता है, या किसी का मात्रक ही नहीं होता, या परमाणु संख्या का होता है, या रेडियो एक्टिविटी का? दोस्तों याद रखना, जो हमारी रेडियो एक्टिविटी होती है, इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, ये तो हमारा होता है बेक्यूरेल। लेकिन इसका जो एक छोटा मात्रक होता है दोस्तों, वह एक हमारा रदरफोर्ड भी होता है। और दोस्तों इसका जो इससे भी छोटा मात्रक होता है, वो हमारा क्यूरी भी होता है। तो इस प्रकार से याद रखना, जो क्यूरी मात्रक होता है, वो दोस्तों हमारा रेडियो सक्रियता का ही मात्रक होता है। तो इसका जो भी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो 77 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु टी है, तो सभी नाभिकों का विघटन होने में समय लगेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया कि हमारा कोई एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसकी अर्धायु आपको टी दी हुई है। एंड दोस्तों में दिया हुआ है कि इसका जो इसके अंदर जो अणु उपस्थित होते हैं, वह टी समय बाद में हाफ हो जाते हैं। तो आपको बताना कि दोस्तों इसके अंदर जितने भी नाभिक हैं, उन सभी का जो उत्सर्जितन होगा, उसमें लगा समय कितना होगा? 2t हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, 4t हो जाएगा, अनिश्चित रहेगा। दोस्तों कई बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर 2t कर देंगे। यानी यदि टी समय में आधे यानी कण हमारे उत्सर्जित हो रहे हैं, तो अगले टी समय में वह आधे भी उत्सर्जित हो जाएंगे, हमारा आंसर T2 ही जाएगा। लेकिन दोस्तों वास्तव में ये नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अर्धायु का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी हमारे अणु उपस्थित होते हैं, उनका हाफ है। यानी दोस्तों यदि पहले इसके अंदर 100 है, तो टी समय बाद कितने हो जाएंगे दोस्तों? हमारे इसके अंदर 50 बचेंगे। और अगले टी समय बाद दोस्तों इसके अंदर 25 बच जाएंगे। फिर अगले और टी समय बाद में दोस्तों हमारे ओनली इसके अंदर 12.5 ही रह जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि हमारा टी समय में इसके अणु की संख्या आधी हो रही है, तो अपन ये नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों यानी पूरे जो अणु है, वो कितने समय में यानी उत्सर्जित होंगे। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाले, अनिश्चित है। यानी दोस्तों ये जो हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी, अगले टी समय में हमारे कितने हो जाएंगे? 6.25 हो जाएंगे। अगले टी समय में हमारे कितने बच जाएंगे? 3.125 है। अगले टी समय में दोस्तों हमारे जो एक यानी 1 पॉइंट यानी कुछ बचेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रक्रिया चलती रहेगी और अनंत चलेगी। यानी 2t के समय के अंदर यानी पूरे नाभिक होंगे वो उत्सर्जित नहीं होंगे। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 78 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर दिया हुआ है कि अल्फा बीटा और गामा किरणों की क्रमबद्ध आयनीकरण क्षमता है। दोस्तों आपको क्या पूछा गया कि हमारा जो अल्फा बीटा एवं जो गामा किरणें होती हैं उनके जो आयनीकरण की क्षमता होती है वो आपको बतानी कि क्रमबद्ध किस प्रकार से होती है, यानी उसका क्रम होता है वो कौन सा होता है। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारा क्रम भेदन क्षमता का होता है उसका ही विपरीत क्रम हमारा आयनीकरण का होता है। दोस्तों हम जानते हैं यानी सबसे अधिक जो हमारी भेदन क्षमता होती है वो गामा किरण होती है और दोस्तों उससे यानी हमारी 100 गुना कम होती है बीटा किरणों की और उससे भी 100 गुना कम किसकी होती है, हमारी अल्फा किरणों की। यानी सबसे अधिक यानी भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। उसी प्रकार से दोस्तों याद रखना, इसका जो उल्टा क्रम होता है वो हमारा होता है आयनीकरण का। यानी सबसे यानी दोस्तों हमारी जो आयनीकरण क्षमता होती है वो अल्फा कण की होती है और उससे यानी कम होती है बीटा किरणों की और सबसे कम होती है गामा किरणों की। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना, सबसे अधिक जो हमारी आयनीकरण क्षमता होती है वो अल्फा कण की होती है और बीटा कण की होती है वो दोस्तों अल्फा से यानी 100 गुनी कम होती है और दोस्तों गामा किरणें होती है इस यानी 100 यानी 1/100 होती है, यानी इसकी भी 100 गुनी कम होती है। तो याद रखना सबसे कम किसकी होती है, गामा की, और सबसे अधिक अल्फा की। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यदि दोस्तों आपको ये पूछता है यानी भेदन क्षमता है जो फ्रीक्वेंसी, तो याद रखना फ्रीक्वेंसी हमारी किसकी होती है, गामा की सबसे अधिक होती है। तो उस कंडीशन में ज़्यादा हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी वाला। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 79 क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी विघटन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं। दोस्तों आपको बताना कि हमारा कौन सा विघटन होता है यानी कि रेडियो एक्टिव है उसके अंदर कौन सा यानी क्षय होता है जब हमारा दोस्तों हमारा कोई न्यूट्रॉन है वह प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में टूट जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारा बीटा क्षय जब भी होता है यानी बीटा माइनस क्षय होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो न्यूट्रॉन होता है वो एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है और जो ये एक इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वह बीटा माइनस के रूप में क्षय हो जाता है। तो इस प्रकार याद रखना दोस्तों, हमारा जो बीटा उत्सर्जन होता है उसी के अंदर ही दोस्तों हमारा जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में टूट जाते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आपके लिए 80 क्वेश्चन है जो 80 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे पूछा गया कि 2 घंटे के पश्चात एक निश्चित रेडियो एक्टिव समस्थानिक की प्रारंभिक मात्रा 1/16 यानी दोस्तों याद रखना यहाँ पर 16 दिया हुआ है या मिसप्रिंट हुआ है तो 16वां भाग शेष रह जाता है, तो इस समस्थानिक की अर्धायु होगी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि हमारा 2 घंटे पश्चात क्या है कि उसके अंदर जो अणुओं की संख्या है या उसका जो हमारा अणु है जो नाभिक है वो पहले का 1/16 रह जाता है। तो आपको बताना है कि इसका जो अर्धायु होगा वो कितना है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा एन होता है उसका एक फॉर्मूला होता है एन नोट 1/2 की पावर होती है हमारा टी अपॉन में टी हाफ होती है। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि दोस्तों एन अपॉन में जो एन नोट है वो हमारा किसके बराबर होता है 1/2 की पावर टी अपॉन में टी हाफ के बराबर हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों टी हाफ हमें निकालना है यानी अर्धायु हमें निकालनी है और एन अपॉन में एन नोट आपको कितना दिया हुआ 1/16। तो दोस्तों ये किसके बराबर हो जाएगा 1/16 के, या इसको अपन इस प्रकार भी ले सकते हैं, इसको किस प्रकार से लिख देंगे 1/2 की पावर 4। दोस्तों इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो दोस्तों टी का मान हमें कितना दिया हुआ है 2 घंटे दिया हुआ है। तो टी का मान दोस्तों यहाँ पर अपन 2 घंटे रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/2 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन में टी हाफ हो जाएगा और ये इजक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा 1/2 की पावर यानी 4 की हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि दोस्तों यानी 1/2 की पावर यानी 1/2 की आधार समान है। तो आधार समान है कि दोस्तों हमारी जो पावर होंगी वो इक्वल हो जाएंगी। तो यानी दोस्तों हमारे जो 2 बटे हमारे टी ऑफ वो हमारे किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। यानी 2 अपॉन में जो टी 1/2 है यानी टी हाफ वो किसके बराबर हो जाएगा 4 के। यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि हमारा जो टी हाफ वो हमारा कितना प्राप्त होता है 0.5 घंटा प्राप्त हो जाता है। इस घंटे को यदि दोस्तों अपन मिनट में चेंज करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 30 मिनट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आपके लिए आज का अंतिम क्वेश्चन है। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि रेडियोधर्मी नाभिक में जो 7n13 है वह 6c13 में क्षय होने के उत्सर्जित होगा। दोस्तों आपको बताना कि हमारा कोई एक न्यूट्रॉन का नाभिक है उसका द्रव्यमान संख्या 13 दी हुई है, वह कार्बन में चेंज हो जाती है उसकी भी द्रव्यमान संख्या 13 दी हुई है। तो आपको बताना कि कौन सा नाभिक यहाँ से उत्सर्जित हो रहा है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया कि जब कोई भी हमारा कोई भी इस प्रकार से नाभिक हो ZXA, यदि दोस्तों हमारा इसके यानी किसी यानी क्षय के दौरान हमारा जो द्रव्यमान संख्या यदि नियत रहती है कांस्टेंट रहती है तो इसका मतलब क्या है कि बीटा कण उत्सर्जित होता है। यानी बीटा कण यदि दोस्तों हमारे नाभिक से उत्सर्जित होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है
कि दोस्तों हमारा जो ए का मान होता है वो तो कांस्टेंट रहता है और जेड का मान होता है दोस्तों या तो हमारा एक बढ़ जाता है या एक घट जाता है। ये किस पे निर्भर करता है, यदि हमारा बीटा -6 हो रहा है तो हमारा एक घट जाता है, या बीटा प्लस हो रहा है तो हमारा एक बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक कम हुआ तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बीटा माइनस का 6 हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया जो बीटा माइनस होता है उसके अंदर क्या उत्सर्जित होता है, एक इलेक्ट्रॉन 6 होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों इसी के साथ हमारे जो आज के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन आज को आपके कैसे लगे दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम मिलते हैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।